कभी नीतीश बाबू ने कहा था अनंत सिंह के लिए कि अनंत सिंह अगर हमको सपोर्ट करते तो हम बहुत पहले मुख्यमंत्री बन गए होते। अनंत सिंह मूलतः नीतीश कुमार के कोटे के अपराधी हैं, ये मान लीजिए। मूलतः बिहार में अपराधी भी कोटे के। अनंत सिंह को जेल भेजो, तो नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को राजी किया कि भाई तुम जेल चले जाओ, बहुत बवाल होगा, चुनाव का समय है। अनंत सिंह झक सफेद पैंट, सफेद सफारी सूट, सफेद जूता, चश्मा महंगा, और उनके पीछे 2 सिपाही उनका झोला, अटैची और उनके लिए पंखा और पानदान सब लेके चल रहे। अनंत सिंह AK-47 के पुराने आशिक हैं। AK-47 के साथ अपने गैंग के लोगों के साथ नाच करते हुए उनके वीडियो बहुत पॉपुलर हैं। अनंत सिंह के घर पर छापा पड़ा, STF बिहार STF ने डाला था। उस वक्त 10-12 लोग अनंत के मारे गए थे, 4-6 लोग STF के भी मारे गए थे। अनंत घायल हुआ था लेकिन बच गया था, भाग गया था। शहाबुद्दीन और लालू यादव, अनंत और नीतीश, रामविलास पासवान के सर्वाधिक प्रिय लोगों में से एक सूरजभान। तो अनंत को जेल तो जाना पड़ा राजनीतिक दबाव में, लेकिन जेल में वो जेल जैसा नहीं रहा। जेल में भी बादशाह जैसा रहा, बिल्कुल सब सुविधा और सब सैल्यूट मारने वाले मौजूद, पंखा से लेकर कूलर तक सब जेल में व्यवस्थित हुआ। तो नीतीश बाबू बहुमत के लिए बेऊर जेल में बंद कुछ आपराधिक तत्वों से मिलने गए थे। अपराधी नेता के प्रति लॉयल और नेता अपराधी के प्रति लॉयल, बिहार का ही चरित्र ऐसे है। एक दौर में सूरजभान के पास 2 AK-47 हुआ करते थे, तो बड़ा उसका जलजला रहता था कि 2 AK-47। जब श्री प्रकाश शुक्ला ने बॉर्डर क्रॉस किया और बिहार में अपनी गतिविधि बढ़ाई और वो सूरजभान के संपर्क में आया, फिर सूरजभान से उसकी संपर्क गाढ़ा हुआ, और सूरजभान ने उस समय लालू यादव के एक मंत्री ब्रजबिहारी को दूसरे लोग पहुंचाने के लिए श्री प्रकाश को आदेशित कर दिया। तो वो AK-47 भी मोकामा से ही आई थी सूरजभान के पास। देखिए दबंग डायरीज। बिहार में सरकार किसी की हो, लेकिन छोटे सरकार एक ही आदमी हो, अनंत सिंह। जिस बिहार में सरकारें न जाने कितनी बार बदलती हैं, वहां अनंत का दबदबा हर हाल में कायम रहता है। किसी के लिए वो छोटे सरकार हैं, किसी के लिए बाहुबली, किसी के लिए गरीबों की मदद करने वाले रॉबिनहुड, तो किसी के लिए गंभीर आपराधिक मामलों में घिरे हुए नेता। उस मर्डर दुनिया में कोई रोक सकता है? पत्रकार हैं, अभी आपको हमारा सरकार क्या करे? बिहार की सियासत का एक ऐसा नाम है अनंत सिंह, जो भाई की हत्या का बदला लेने के लिए वैराग्य जीवन छोड़ अपराध की दुनिया में आता है, मगर जनता के दिलों में रॉबिनहुड की छवि रखता है। घरों से AK-47, हैंड ग्रेनेड, कारतूस और 38 आपराधिक मुकदमों का तूफान आता है, फिर भी मोकामा की गलियों में उसका ही नाम गूंजता है। असगर पालने का शौक, लग्जरी गाड़ियों का जुनून और घोड़ों की सवारी, ये है अनंत सिंह के रंगीले अंदाज की कहानी। यह है वो शख्स जिसके बिना बिहार की सियासत अधूरी है, लेकिन अनंत सिंह की कहानी को समझने के लिए सिर्फ उनके नाम से शुरुआत करना पर्याप्त नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। इसके लिए पहले उस ज़मीन को समझना ज़रूरी है जहाँ से
अनंत सिंह का उदय हुआ। पटना के फतुहा से लेकर लखीसराय तक फैला गंगा के किनारे का विशाल इलाका, जिसे लोग टाल क्षेत्र कहते हैं। हर साल गंगा की बाढ़ यहाँ की किस्मत लिखती है। बाढ़ का पानी जब उतरता तो खेतों की मेड़ मिट जाती थी। कौन सी जमीन किसकी है, इसका विवाद शुरू हो जाता। खेतों पर कब्जे की लड़ाई धीरे धीरे जातीय संघर्ष में बदल जाती। जहां जिस जाति का दबदबा होता, वहां वही दूसरे की जमीन पर खेती करने लगता। समय के साथ यही विवाद छोटे छोटे गिरोहों और फिर संगठित गैंगों की लड़ाई में बदल गया। ये वो जमीनी लड़ाई है जिसने मोकामा में बाढ़ और आसपास के इलाकों में बाहुबलियों की पूरी पीढ़ी तैयार की। कभी दलहन की खेती और उद्योगों के लिए पहचाने जाने वाला यह इलाका धीरे धीरे बाहुबलियों की पहचान बन गई। यूनाइटेड स्पिरिट, भारत वैगन, नेशनल टेक्सटाइल और बाटा जैसी फैक्ट्रियां बंद होती चली। रोजगार खत्म हुआ, सरकारी ठेकों और जमीन पर कब्जे की लड़ाई बढ़ी। और इसी माहौल में दिलीप सिंह, सूरजभान सिंह, ललन सिंह और आगे चलकर अनंत सिंह जैसे नाम इसी इलाके से उभरे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के इस दबंग डायरी के एपिसोड में हम छोटे सरकार की कहानी को परत दर परत खोलने जा रहे हैं। अनंत सिंह की कथा भी अनंत है, ये जान लीजिए। अनंत सिंह का रहन सहन, उठना बैठना, बोलना, सारी अदाएं खबर बनती हैं। और ये आलम तो तब है जब जो अनंत सिंह भाषा बोलते हैं मगही, वो पूरे देश में क्या हिंदी भाषी पट्टी में भी पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं लोग। तब अनंत सिंह बिहार में अपराध और राजनीति के गठजोड़ का वो चेहरा है जिसके लिए नीतीश कुमार को भी अपने उसूलों से समझौता करना अच्छा लगा। इससे समझ लीजिए कि अनंत सिंह क्या है। मोकामा में लोग उसको अनंत सिंह को छोटे सरकार कहते हैं, कुछ दादा भी कहते हैं। लेकिन कभी नीतीश बाबू ने कहा था अनंत सिंह के लिए कि अनंत सिंह अगर हमको सपोर्ट करते तो हम बहुत पहले मुख्यमंत्री बन गए होते। अनंत सिंह का सपोर्ट, राजनीतिक समर्थन कितना महत्वपूर्ण था बिहार में और है, इससे अंदाज लगाइए। अनंत सिंह 4 बार विधायक रहे, उनकी पत्नी विधायक रही, उनका बड़ा भाई विधायक रहा, एमएलसी रहा। बाद में उसकी हत्या हुई। और अनंत के बड़े भाई दिलीप सिंह, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, तो उनके गैंग में ही सूरजभान कभी रहा। सूरजभान जो सांसद हुआ बाद में, रामविलास पासवान की पार्टी में आ गए सूरजभान। वो सूरजभान, वो भी बिहार के डॉन है, सूरजभान भी। वो कभी अनंत सिंह के बड़े भाई के गैंग में इनके बड़े भाई के शागिर्द हुआ करते थे सूरजभान। और उसके बाद सूरजभान से प्रतिद्वंदिता हो गई। दोनों भूमिहार, अनंत भी और सूरजभान भी। और वहीं से वर्चस्व की लड़ाई भी शुरू हो गई। अनंत सिंह मूलतः नीतीश कुमार के कोटे के अपराधी हैं, ये मान लीजिए। मूलतः बिहार में अपराधी भी कोटे के हैं। हालांकि वो कुछ समय लालू यादव की पार्टी में भी रहे, लेकिन फिर लौट आए नीतीश बाबू के साथ। शुरुआत भी नीतीश से हुई। नीतीश कुमार का अपना इलाका और ललन सिंह का इलाका, उसमें अनंत सिंह का प्रभाव अनंत सिंह को जेडीयू के नेतृत्व के लिए हमेशा महत्वपूर्ण बनाए रखा। आप
आपको स्मरण होगा अभी लोकसभा चुनाव के दौरान एक यादव मारा गया था, वो भी बाहुबली तो नहीं, अपराधी था। उस इन पर आरोप लगा, अनंत पर आरोप लगा कि अनंत सिंह ने मरवाया। बायबेला मचा, दिल्ली से भी संदेश हुआ कि भाई नहीं, अनंत सिंह को जेल भेजो। तो नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को राजी किया कि भाई तुम जेल चले जाओ, बहुत बवाल होगा, चुनाव का समय है। तो जब अनंत जेल गए तो वो वीडियो बहुत वायरल हुआ पूरे देश में। अनंत सिंह झक सफ़ेद पैंट, सफ़ेद सफारी सूट, सफ़ेद जूता, चश्मा महंगा, और उनके पीछे 2 सिपाही उनका झोला, अटैची और उनके लिए पंखा और पानदान सब लेके चल रहे। सोचिए ऐसे कोई जेल आता है? लेकिन अनंत तो अनंत है, इसीलिए मैंने कहा अनंत अनंत है। बिहार के टाल क्षेत्र के बाढ़ अनुमंडल के नदवा गांव में 5 जनवरी 1967 को चंद्रदीप सिंह के घर सबसे छोटे बेटे के रूप में अनंत सिंह का जन्म होता है। 4 भाइयों में सबसे छोटे अनंत का मन पढ़ाई में कभी नहीं लगा। 4वीं कक्षा के बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। परिवार खेती किसानी स्थानीय प्रभाव रखने वाला था। बड़े भाई बिरंची सिंह, दिलीप सिंह और बाकी भाइयों का गांव में बेहद सम्मान था। लेकिन अनंत का स्वभाव बाकी भाइयों से अलग बताया जाता है। उनका झुकाव धर्म और अध्यात्म की ओर था। कम उम्र में ही उनके भीतर वैराग्य की भावना पैदा हो गई। परिवार वाले चाहते थे कि वो घर संभाले, लेकिन उनका मन साधु संतों के बीच लगा। इसी कारण करीब 9 साल की उम्र में वो घर छोड़कर हरिद्वार चले गए। वहां अनंत सिंह ने साधुओं की सेवा की, पूजा पाठ किया और संन्यास की राह पकड़ने की कोशिश की। बताया जाता है कि हरिद्वार में रहते हुए एक दिन अनंत सिंह ने साधुओं के बीच में एक लड़ाई को देखा, जिसके बाद उनका मोह वैराग्य से भंग हो गया और उसके बाद वो अपने गांव नदवा वापस लौटे। गांव लौटने के बाद गर्मी की एक दोपहरी में जब अनंत सिंह अपने घर में खाना खा रहे थे, तभी एक आदमी हांफता हुआ आया और उसने बताया कि उनके बड़े भाई बिरंची सिंह की गांव के चौक पर गोली मारकर हत्या कर दी। यह खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गई। अनंत दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे। अपने भाई का खून से लथपथ शव देखकर उन्होंने वही बदला लेने की बात कही। उस समय बिहार के कई इलाकों में माओवादी संगठनों और बड़े जमींदार के परिवारों के बीच संघर्ष चल रहा था। परिवार और गांव के लोगों से पूछताछ के बाद उन्हें बताया गया कि हत्या के पीछे एक माओवादी संगठन के सरगना का हाथ है। लेखक राजेश सिंह की किताब बाहुबलीज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम बुलेट टू बैलेट में इस बात का जिक्र मिलता है कि अनंत सिंह इस घटना के बाद पूरी तरह बदल गए। और कुछ समय बाद अनंत सिंह के एक मुखबिर ने सूचना दी कि भाई की हत्या का आरोपी गंगा के उस पार अपने कुछ साथियों के साथ छिपा हुआ है। अनंत सिंह अपने साथियों के साथ नदी किनारे पहुंचे। साथियों ने कहा कि ना नाव है ना हथियार है, नदी पार करना खतरनाक है। तभी अनंत सिंह बिना कुछ सोचे सीधे गंगा में कूद पड़े, छलांग लगा दी और तैरकर गंगा के उस पार पहुंचे। और उस पार जाकर अनंत सिंह ने उस आरोपी की पत्थर से मार मार कर बिना किसी हथियार के हत्या कर दी। भाई की मौत का बदला लेने के बाद धीरे धीरे आसपास के बड़े जमींदार और प्रभावशाली लोग भी अपनी सुरक्षा के लिए अनंत सिंह के पास आने लगे। इसी दौरान अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह की राजनीतिक ताकत भी बढ़ रही थी। 1990 से 1995 के बीच दिलीप सिंह जनता दल के विधायक बने और बाद में मंत्री भी रहे। हालांकि दूसरी तरफ अनंत सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड बढ़ता चला और अनंत सिंह का नाम पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज होने लगा। ये वो दौर था जब पूरे टाल क्षेत्र में जातीय वर्चस्व और जमीन के झगड़े और गैंग वॉर चरम पर था।
गांव-गांव में छोटे-छोटे गिरोह बन चुके थे। कहीं भूमिहार और राजपूत आमने सामने थे, तो कहीं जमीन और सरकारी ठेकों को लेकर खूनी संघर्ष चल रहा था। ऐसे माहौल में आनंद सिंह का नाम धीरे धीरे उन लोगों में शामिल होने लगा, उन लोगों की सूची में शामिल होने लगा जिनके पास लोग पुलिस से पहले अपनी शिकायत लेकर पहुंचते थे। इसी दौरान उनके जीवन में एक और ऐसी दुश्मनी ने जन्म लिया जिसने अगले कई सालों तक पूरे बाढ़ इलाके को गोलियों की आवाज से भर दिया। ये दुश्मनी थी उनके पड़ोसी विवेका पहलवान से। दोनों घरों की दीवारें एक दूसरे से लगी हुई थी, लेकिन रिश्ते इतने खराब थे कि दोनों परिवार एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते। गांव के लोगों के मुताबिक ये रंजिश नई नहीं थी, बल्कि कई साल पुरानी थी। धीरे धीरे आनंद सिंह का प्रभाव गांव में बढ़ता गया। कहा जाता है कि इसी दबाव की वजह से विवेका पहलवान ने नदवा गांव छोड़ दिया और बाहर जाकर अनंत सिंह के विरोधियों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसने अपने समर्थकों के साथ रात के अंधेरे में गांव पर धावा बोल दिया। जैसे ही हमले की भनक अनंत सिंह को लगी, तब दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई। इस खूनी संघर्ष में अनंत सिंह के बहनोई भूषण सिंह की मौत भी हुई। इसके बाद ये रंजिश सिर्फ दो परिवारों की नहीं रही, बल्कि उस पूरे इलाके की सबसे चर्चित गैंग वॉर बन गई। किसी ने मुझे कभी बताया था कि अनंत सिंह ने जब पहली बार चुनाव लड़ा 2005 में संभवतः, तो उस वक़्त उसने उसमें लिखा अपने एफिडेविट चुनावी शपथ पत्र में कि कुल संपत्ति 3.5 लाख रुपया है। और अभी जो लेटेस्ट चुनाव लड़ा अनंत ने, उसमें अनंत सिंह ने लिखा कि उनकी कुल संपत्ति 100 करोड़ के पार है। अब सोचिए, लक्ष्मी सिद्ध मंत्र तो कुछ तो आता ही होगा अनंत को। अनंत सिंह AK-47 के पुराने आशिक हैं। AK-47 के साथ अपने गैंग के लोगों के साथ नाच करते हुए उनके वीडियो बहुत पॉपुलर हैं। 2004 में संभवतः अनंत सिंह के घर पर छापा पड़ा था। STF, बिहार STF ने डाला था। उस वक्त 10-12 लोग अनंत के मारे गए थे, 4-6 लोग STF के भी मारे गए थे। अनंत घायल हुआ था, लेकिन बच गया था, भाग गया था। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि मतलब कितना कुख्यात किस्म का आपराधिक चरित्र है अनंत सिंह। एक लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, उसमें नीतीश कुमार पर लालू यादव की तुलना में थोड़े कम आरोप लगते हैं अपराधियों को शरण देने के लिए, लेकिन बिहार में ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं जो सत्ता में रहा हो और उस पर 10-5 बड़े बाहुबलियों को संरक्षण देने का मामला न बनता हो। कोई नहीं। शहाबुद्दीन और लालू यादव सब पूरा देश जानता। अनंत और नीतीश सब जानते। ये बिहार का एक सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र है। बिहार के बाहुबलियों ने बहुत पहले इस बात को समझ लिया था कि हमको खुद संसद में जाना चाहिए, हमको खुद विधानसभा में जाना चाहिए। तो फिर अनंत सिंह से लेके पप्पू यादव, फिर वो अपना वैशाली से जीत के आई थी लवली आनंद हैं, वो और उस लवली आनंद के पति, मतलब एक पूरी सीरीज है, एक पूरी श्रृंखला है। सूरजभान, रामविलास पासवान के सर्वाधिक प्रिय लोगों में से एक सूरजभान। राजनेताओं ने एक गठजोड़ कर लिया बिल्कुल, और उसी का अपराधियों ने फायदा लिया। उधर राजनीति भी करवट ले रही थी। 1990 का विधानसभा चुनाव हुआ और मोकामा सीट से उनके बड़े भाई दिलीप सिंह जनता दल के टिकट पर विधायक बन गए। परिवार चाहता था कि बाढ़ इलाके में भी
उनका राजनीतिक प्रभाव कायम। इसी सोच के साथ तीसरे भाई सच्चिदानंद सिंह और फाजो सिंह को निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारा गया। हालांकि वहां जीत लालू प्रसाद यादव की पार्टी के विजय कृष्ण को मिली। चुनावी हार के बावजूद परिवार का स्थानीय दबदबा कम नहीं हुआ, बल्कि राजनीतिक ताकत और स्थानीय प्रभाव साथ साथ बढ़ने लगे। कुछ समय बाद बाढ़ के एक व्यापारी का अपहरण हो गया। पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा। परेशान व्यापारी के परिजन और स्थानीय लोग नदवा गांव पहुंचे और अनंत सिंह से मदद मांगी। अनंत सिंह को पता चला कि इस अपहरण के पीछे भावनचक के बच्चू सिंह का हाथ है। इसके बाद अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ सीधे बच्चू सिंह के गांव पहुंच गए। कई घंटों गोलीबारी हुई और व्यापारी को छुड़ा लिया। हालांकि इस घटना ने इलाके में एक और नई और ज्यादा खतरनाक दुश्मनी को पैदा कर दिया। बच्चू सिंह और अनंत सिंह आमने सामने आ गए। धीरे धीरे ये लड़ाई भी दो व्यक्तियों की नहीं बल्कि जातीय आधार पर बढ़ गई। राजपूतों का बड़ा वर्ग बच्चू सिंह के साथ खड़ा दिखाई दिया, जबकि भूमिहार समुदाय का एक बड़ा हिस्सा अनंत सिंह के साथ जुड़ गया। इसके बाद पूरे इलाके में कई सालों तक हिंसा का दौर चला। दोनों पक्षों के कई लोगों की मौत हुई और आखिर में साल 2000 में एक गैंगवार के दौरान बच्चू सिंह की हत्या। पुलिस ने इस मामले में अनंत सिंह को मुख्य आरोपी बनाया। इन दुश्मनियों के बीच अनंत सिंह ने अपनी सुरक्षा का ऐसा इंतजाम किया जिसकी चर्चा आज भी बिहार की राजनीति और पुलिस महकमे में होती रही। अनंत सिंह ने नदवा गांव को धीरे धीरे एक अवैध किले में तब्दील कर दिया। गांव के एंट्री गेट पर 24 घंटे हथियारबंद लोग तैनात रहते थे। बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की तलाशी दी जाती थी। यहाँ तक कि एक बार पटना के जिला जज की सरकारी गाड़ी को भी गांव में एंट्री देने से पहले रोककर जांच की गई। बताया जाता है कि गांव के बाहर लकड़ी का बड़ा बैरियर लगाया गया था, बिल्कुल रेलवे फाटक के जैसे, और बिना अनुमति के कोई गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी। यही वजह थी कि पुलिस अधिकारी भी गांव में जाने से पहले कई बार सोचते थे, डरते थे। लेकिन सिर्फ हथियारबंद पहरेदार ही अनंत सिंह की सुरक्षा का हिस्सा नहीं थे। अनंत सिंह के पास 100 से ज्यादा घोड़े और टमटम थे, या कह लीजिए कि टांगा थे। दिन में ये टमटम गांव के गरीब लोग चलाते थे और अपनी रोजी रोटी कमाते थे, लेकिन रात होते ही सभी टमटम अनंत सिंह की हवेली के आसपास आकर खड़े कर दिए जाते थे। घोड़ों को वहीं बांध दिया जाता था। बताया जाता है कि रात में इन टमटमों को इस तरह खड़ा किया जाता था कि अगर कोई पुलिस का दल या कोई विरोधी हमला करे तो पहले उसे इन वाहनों को हटाना पड़े, इन टमटमों को हटाना पड़े और उसके बाद कोई कार्रवाई वहाँ हो पाए। इतनी देर में अनंत सिंह तक सूचना पहुँच जाती थी और ज़रूरत पड़ने पर वो अपने लोगों के साथ घोड़ों पर सवार होकर दूसरे रास्ते से निकल गए। यही कारण था कि अनंत सिंह सालों तक गांव तक जाने वाली सड़क को भी पक्का नहीं होने दिया, क्योंकि कच्ची सड़क के जरिए पुलिस की गाड़ियों को गांव तक पहुंचने में वक्त लगता, और जब तक इस बात की खबर अनंत सिंह को मिलती थी तब तक वो वहां से फरार हो जाता। हालांकि इस पूरे दौर में अनंत सिंह की दूसरी छवि भी लगातार बन रही थी। एक तरफ अनंत पर गंभीर आरोप लग रहे थे, दूसरी तरफ गांव के लोग बताते थे कि किसी गरीब की बेटी की शादी हो, किसी के घर में मौत हो जाए, किसी को इलाज के लिए पैसे चाहिए हो, या किसी परिवार को कोई भी मदद की ज़रूरत हो, अनंत सिंह वहां पहुंच जाते। गांव में भोज कराना, गरीबों की मदद करना, सावन में भंडारा और रमज़ान में इफ्तार का आयोजन करना उनकी राजनीतिक शैली का हिस्सा बन गया। इसी वजह से बड़ी संख्या में लोग उन्हें रॉबिनहुड की तरह देखे। समर्थक उन्हें छोटे सरकार कहकर बुलाने लगे और यही छोटे सरकार का नाम आगे चलकर अनंत सिंह की स्थायी पहचान बन गया। अब जातीय अस्मिता और जातीय चेतना बिहार में अपराधियों को ऊर्जा देती रही। चाहे आनंद मोहन हो, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे शाहबुद्दीन रहे हो और चाहे अनंत हो, सब
इसलिए मजबूत बने कि उनमें धार्मिक मजहबी चेतना और या जातीय चेतना कोई एक चीज उनके साथ खड़ी हो गई। सूरजभान और अनंत दोनों एक ही इलाके से इसलिए महत्वपूर्ण रहे राजनीतिक लोगों के लिए क्योंकि दोनों भूमिहार थे और भूमिहार लोगों पर उनका असर था। इसीलिए दुलार चंद यादव को की जब हत्या हो गई तो अनंत को जेल तो जाना पड़ा राजनीतिक दबाव में, लेकिन जेल में वो जेल जैसा नहीं रहा। जेल में भी बादशाह जैसा रहा, बिल्कुल सब सुविधा और सब सैल्यूट मारने वाले मौजूद, पंखा से लेकर कूलर तक सब जेल में व्यवस्थित हुआ। ये वहां का सच है। मुझे याद है नीतीश बाबू जब, एक बार मैं सन भूल रहा हूं, जब मुख्यमंत्री बने और फिर वो विश्वास मत नहीं पा पाए, बहुमत नहीं जुटा पाए, उस कालखंड की बात कर रहा हूं, तो नीतीश बाबू बहुमत के लिए बेऊर जेल में बंद कुछ आपराधिक तत्वों से मिलने गए थे। राजन तिवारी, अगर मैं सही नाम याद कर पा रहा हूं तो। सोचिए कि अपराधी मदद कर देंगे तो मैं बहुमत सिद्ध करने की वैतरणी पार कर जाऊंगा। सोचिए कैसा है कि सजा याफ्ता अपराधियों से मिलने मुख्यमंत्री जेल चला जाए। ये स्थिति रही है। और अपराधी नेता के प्रति लॉयल और नेता अपराधी के प्रति लॉयल, बिहार का ये चरित्र ऐसा ही है। इससे ना लालू अब मुक्त थे और ना नीतीश बाबू। इस वक्त जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनको लेके वैसे ही विचित्र स्थितियां हैं। उन पर तमाम आरोप हैं अपराध के, हत्या का मुकदमा, तमाम संकट। तो छवि का संकट तो है। अनंत सिंह की बढ़ती ताकत अब सिर्फ नदवा गांव या मोकामा तक सीमित नहीं रह गई। टाल क्षेत्र में अनंत सिंह का नाम सुनते ही लोग समझ जाते थे कि अब मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे प्रभाव क्षेत्र का है। इसी दौरान बिहार की राजनीति भी तेजी से बदल रही थी। एक तरफ लालू प्रसाद यादव का दौर था तो दूसरी तरफ उनसे अलग होकर अपनी नई राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटे नीतीश कुमार थे। उन्नीस के दशक के मध्य तक ये साफ हो गया था कि बाढ़ और मोकामा जैसे इलाकों में चुनाव सिर्फ राजनीतिक भाषणों से नहीं जीते जा सकते। यहाँ जातीय समीकरण, स्थानीय प्रभाव और सामाजिक पकड़ उतनी ही अहम थी जितनी किसी पार्टी की विचारधारा। ऐसे में नीतीश कुमार की नजर भी अनंत सिंह जैसे प्रभावशाली स्थानीय चेहरे पर जा पड़ी। लेखक राजेश सिंह की किताब बाहुबलीज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम बुलेट टू बैलेट में इस बात का जिक्र मिलता है कि 1996 के लोकसभा चुनाव में बाढ़ लोकसभा सीट नीतीश कुमार के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसकी भूमिहार समाज में मजबूत पकड़ हो और जो गांव-गांव तक उनका संदेश पहुंचा सके। ये वो समय था जब अनंत सिंह और नीतीश कुमार पहली बार एक दूसरे के करीब आए। बताया जाता है कि जब दोनों की मुलाकात हुई तो अनंत सिंह ने कोई बड़ा वादा नहीं किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो जीत की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन पूरी ईमानदारी से मेहनत जरूर करेंगे। यही साफगोई नीतीश कुमार को पसंद आई। इसके बाद बाढ़ लोकसभा क्षेत्र के गांव में अनंत सिंह ने सक्रिय भूमिका निभाई। 1996, 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नीतीश कुमार के समर्थन में काम किया। इधर अनंत सिंह का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। गांव में लोग उन्हें सिर्फ बाहुबली नहीं बल्कि अपने काम कराने वाले व्यक्ति के रूप में देखने लगे थे। दूसरी तरफ उनकी जीवन शैली भी चर्चा का विषय बनने लगी थी। सफेद कुर्ता पजामा, आंखों पर काला चश्मा, माथे पर लंबा तिलक, घुमावदार मूछें और हाथ में सिगरेट, ये उनका स्थायी अंदाज बन चुका था। उनके घर में
अजगर पालने की चर्चा होती थी। हाथी और घोड़ों का शौक भी दूर दूर तक मशहूर था। सोनपुर मेले में लालू प्रसाद यादव का पसंदीदा घोड़ा खरीदने का किस्सा भी खूब चर्चित है। बताया जाता है कि अनंत सिंह को पता था कि लालू यादव उन्हें सीधे घोड़ा नहीं बेचेंगे, इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति के जरिए अनंत सिंह ने घोड़ा खरीद लिया। विधायक बनने के बाद जब वो उसी घोड़े से जुड़ी बग्घी में विधानसभा पहुंचे तो ये तस्वीर मीडिया की सुर्खियां बन गई। हालांकि जितनी तेजी से अनंत सिंह की लोकप्रियता बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से विवाद भी उनका पीछा कर रहे थे। 2 जुलाई 2004 की सुबह एक बार फिर उनके जीवन पर जानलेवा हमला। उस दिन वो अपने घर की बैठक में बैठे हुए सेविंग करवा रहे थे। तभी पड़ोसी विवेका पहलवान के घर की खिड़की खुली और अचानक AK-47 से फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की बौछार में एक गोली अनंत सिंह के सीने में जा लगी। इस हमले के बाद हमलावर पीछे के रास्ते से फरार हो चुके थे। गंभीर रूप से घायल अनंत सिंह को पटना के आलोक नर्सिंग होम ले जाया गया। अस्पताल में कई घंटे सर्जरी चली। सर्जरी के बाद अनंत सिंह की जान बच गई, लेकिन अस्पताल से छुट्टी मिलते ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गई और इलाज के बाद सीधे जेल भेज दिया। इसी बीच बिहार की राजनीति में भी बड़ा बदलाव आया। साल 2005 में विधानसभा चुनाव हुए। जनता दल यूनाइटेड ने मोकामा सीट से अनंत सिंह को उम्मीदवार बनाया। ये फैसला इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि नीतीश कुमार एक और कानून व्यवस्था सुधारने और अपराध मुक्त बिहार का वादा कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर गंभीर मामलों के आरोपी वाली छवि के नेता को टिकट दे रहे थे। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन चुनाव परिणाम कुछ और ही कहानी कह रहे थे। मोकामा की जनता ने अनंत सिंह को भारी समर्थन दिया और वो पहली बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। इसी चुनाव के बाद छोटे सरकार का नाम गांव की चौपालों से निकलकर पूरे बिहार की राजनीति में गूंजने लगा। लेकिन विधायक बनने के बाद भी विवादों का सिलसिला नहीं रुका। 2006 में एक महिला के द्वारा मुख्यमंत्री और अधिकारियों को भेजे गए एक पत्र ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। पत्र में अनंत सिंह पर रेप के आरोप लगाए गए थे। कुछ दिनों के बाद उस महिला का शव मिलने से मामला और ज्यादा संवेदनशील। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बढ़ते दबाव के बीच मामले की जांच CBI को सौंपने की घोषणा की। इसी दौरान 2 पत्रकार जब इस मामले पर सवाल पूछने उनके आवास पहुंचे तो उन पर भी हमला। ये मामला भी लंबे समय तक चर्चा में रहा। बाद में पुलिस जांच में इस मामले में अलग से निष्कर्ष सामने आए और जांच की दिशा बदल गई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने पहली बार अनंत सिंह और नीतीश कुमार के रिश्तों पर भी सवाल खड़े कर दिए। इसके बावजूद अनंत सिंह की राजनीतिक जमीन कमजोर नहीं हुई। 2005 के बाद उन्होंने लगातार अपने क्षेत्र में पकड़ मजबूत की। मोकामा की राजनीति में ये धारणा बनने लगी कि चाहे पार्टी कोई भी हो, चुनावी मुकाबला आखिरकार अनंत सिंह के इर्द गिर्द ही घूमे। आने वाले सालों में यही धारणा अनंत सिंह को बिहार की राजनीति के सबसे प्रभावशाली और सबसे विवादित नेताओं की सूची में स्थायी जगह देने वाली थी। अनंत कुमार पर एक चीज और भी मुझे याद आती है। वो याद आती है कि वो मतलब रंगबाजी की इंतहा ये कि एक बार पुलिस आई उनके निवास पर, अनंत के निवास पर, तो अनंत के लोगों ने पुलिस की झाड़ा तलाशी ले ली लाइन में लगा के। अब आप सोचिए वो पुलिस का इकबाल क्या रहेगा, जिसकी तलाशी अपराधी के गुर्गे ले रहे, बोले लग जाओ सब लोग लाइन में। अनंत के यहाँ छापे पर जब AK-47 मिली थी तो बहुत बाबेला मचा था, लेकिन कौन ऐसा था जो नहीं जानता था कि अनंत के पास AK-47 है। बिहार में AK-47 का भी बड़ा क्रेज रहा अपराधियों में। एक दौर में सूरज भान के पास 2 AK-47 हुआ करती थी, तो बड़ा उसका जलवा जलजला रहता था कि 2 AK-47। जब श्री प्रकाश शुक्ला ने बॉर्डर क्रॉस किया और बिहार में उस अपनी गतिविधि बढ़ाई और वो सूरज भान के संपर्क में आया, फिर सूरज भान से उसकी संबंध
संपर्क गाढ़ा हुआ और सूरज भान ने उस समय लालू यादव के एक मंत्री ब्रजबिहारी को दूसरे लोग पहुंचाने के लिए श्री प्रकाश को आदेशित कर दिया। उस श्री प्रकाश का एक बड़ा ऐसा कांड था जिससे देश भर में जिसकी गूंज हुई थी कि सिटिंग मिनिस्टर को मार डाला। तब सूरज भान से श्री प्रकाश शुक्ला ने लाड़ में दुलार में एक AK-47 मांग ली थी। कहा था भैया तुम्हारे पास 2 हैं, एक हमको दो। और फिर वहीं से AK-47 जो आई सूरज भान के पास से, उसको लेकर श्री प्रकाश पूरे जीवन भर सक्रिय रहा। श्री प्रकाश के बारे में भी लोग कहते थे कि बिना AK-47 के श्री प्रकाश नहीं चलता था। तो वो AK-47 भी मोकामा से ही आई थी सूरज भान के पास से। मोकामा में अनंत हो चाहे सूरज भान, दोनों ने अपराध के बल पर राजनीति को अपने खाट के पाए से बांध लिया। ये बात सच है। साल 2010 के बाद तक आते आते अनंत सिंह सिर्फ मोकामा के विधायक नहीं रह गए थे, बल्कि बिहार की राजनीति का एक ऐसा चेहरा बन चुके थे जिसके बारे में हर राजनीतिक दल अपनी तरह से एक सोच रखता था। एक तरफ उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों की चर्चा होती थी, तो दूसरी तरफ चुनाव आते ही ये सवाल उठता था कि आखिर मोकामा में अनंत सिंह को कौन चुनौती दे। यही वजह थी कि विरोधी भी मानते थे कि अनंत सिंह को हराना आसान नहीं। उनके समर्थक कहते थे कि उन्होंने अपने इलाके में जाति से उठकर लोगों की मदद की। विरोधियों का आरोप था कि उनका पूरा प्रभाव भय और दबदबे पर टिका हुआ है। इन्हीं दो छवियों के बीच अनंत सिंह का राजनीतिक कद लगातार बढ़ता रहा। फिर साल 2015 आया। बिहार की राजनीति में महागठबंधन बन चुका था। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल एक साथ आ चुके। ये वो मोड़ था जहां अनंत सिंह और नीतीश कुमार के रिश्तों में पहली बार एक बड़ी दरार दिखी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा रही कि लालू प्रसाद यादव की नाराजगी के बाद जनता दल यूनाइटेड ने अनंत सिंह से दूरी बना ली। उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन ये फैसला भी उनके राजनीतिक प्रभाव को कम नहीं कर पाया। पार्टी से निकाले जाने के बाद अनंत सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मोकामा विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला। राजनीतिक विश्लेषकों को लगा कि बिना किसी बड़े दल के चुनाव जीतना आसान नहीं, लेकिन नतीजे आए तो एक बार फिर अनंत सिंह विजय रहे। इस जीत ने यह संदेश दे दिया कि मोकामा में उनकी व्यक्तिगत पकड़ किसी भी राजनीतिक दल से बड़ी है। हालांकि इसके बाद उनके जीवन का सबसे बड़ा कानूनी संकट सामने आया। 14 जुलाई 2019 की रात एक ऑडियो क्लिप तेजी से वायरल होने लगी। करीब 25 मिनट लंबी इस रिकॉर्डिंग को लेकर पुलिस का दावा था कि उसमें अनंत सिंह अपने एक पुराने सहयोगी भोला सिंह की हत्या की साजिश पर बातचीत कर रहे हैं। ऑडियो सामने आने के बाद बिहार पुलिस सक्रिय हो गई, जांच शुरू हुई और कुछ ही हफ्ते बाद 16 अगस्त 2019 की सुबह पटना ग्रामीण पुलिस भारी सुरक्षा बल के साथ नदवा स्थित अनंत सिंह के पैतृक घर पहुंची। करीब 18 घंटे तक तलाशी चली। पुलिस ने दावा किया कि उनके घर से AK-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इस बरामदगी के आधार पर अनंत सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट के साथ साथ गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत भी मुकदमे दर्ज किए। पुलिस ने घर की देखरेख करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और अनंत सिंह की तलाश शुरू कर दी। छापेमारी के अगले ही दिन पुलिस अनंत सिंह के सरकारी आवास भी पहुंची, लेकिन वो वहां नहीं। पुलिस ने आशंका जताई कि वो बिहार छोड़ चुके हैं। जगह जगह अलर्ट जारी किए गए। इसी बीच अनंत सिंह का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में अनंत सिंह ने कहा कि वो फरार नहीं है, बल्कि एक बीमार मित्र के कारण व्यस्त हैं और अगले कुछ दिनों में आत्मसमर्पण कर देंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि जिस घर से हथियार मिलने की बात कही जा रही है, वहां वो सालों से नहीं गए। इसी बीच पुलिस की कई टीमें लगातार उनकी तलाश में लगी रही। हालांकि कुछ स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि अनंत सिंह बिना नंबर प्लेट वाली कार से बिहार से निकलकर गया पहुंचे
और वहां से दूसरी गाड़ी बदलकर सड़क के रास्ते से दिल्ली पहुंचे और आखिरकार 23 अगस्त 2019 को उन्होंने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद बिहार पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर पटना ले आई। बाढ़ की अदालत में पेशी हुई और अनंत सिंह न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिए गए। ये पहली बार था जब बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित बाहुबलियों में शामिल अनंत सिंह को इतने बड़े मामले में लंबी न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ा। लेकिन जेल जाने के बाद भी उनका राजनीतिक प्रभाव कम नहीं। साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव घोषित हुए। इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें मोकामा से अपना उम्मीदवार बनाया। चुनाव प्रचार के दौरान वो जेल में थे, फिर भी उन्होंने चुनाव लड़ा और परिणाम आए तो उन्होंने एक बार फिर जीत दर्ज की। दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने पिछले चुनाव की तुलना में इस बार और ज्यादा वोट हासिल किए। ये नतीजा इस बात का संकेत माना गया कि कानूनी लड़ाइयों और जेल के बावजूद मोकामा में उनका जनाधार बरकरार था। हालांकि अदालत की कार्रवाई जारी रही। 21 जून 2022 को आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में निचली अदालत ने अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई। इसके बाद बिहार विधानसभा की उनकी सदस्यता समाप्त हुई। लेकिन राजनीतिक ताकत प्रभाव यहां भी दिखाई दी। मोकामा सीट पर हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार बनी और चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची। इस जीत ने ये संदेश दिया कि अनंत सिंह की अनुपस्थिति में भी उनके परिवार का प्रभाव मोकामा में कायम है। इसके बाद साल 2024 में इस मामले में बड़ा मोड़ आया। पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जिस समय छापेमारी हुई थी उस समय अनंत सिंह या उनके परिवार का कोई भी सदस्य घर पर मौजूद नहीं। अदालत ने यह भी नोट किया कि जिस अखबार में AK-47 लिपटी होने का पुलिस ने दावा किया, उस अखबार की तारीख छापेमारी की तारीख के बाद की थी। इन तथ्यों के आधार पर अदालत ने अनंत सिंह को आर्म्स एक्ट के मामले में राहत दी। ये फैसला आते ही एक बार फिर बिहार की राजनीति में अनंत सिंह की वापसी की चर्चा शुरू हुई। 22 जनवरी 2025 को मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में रंगदारी और लॉकिंग की शिकायत पर पहुंचने के दौरान उनका सामना स्थानीय सोनू मोनू गिरोह से हुआ। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच 60 से 70 राउंड की फायरिंग हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए। इस मामले में अनंत सिंह के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। 24 जनवरी को अनंत सिंह ने अदालत में आत्मसमर्पण किया और फिर न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया। बाद में अनंत सिंह की जमानत याचिका भी खारिज हुई। हालांकि कुछ महीनों के बाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई और जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने बाढ़ में एक बड़ा रोड शो किया, जिसमें सैकड़ों गाड़ियों का काफिला जोर शोर से चल रहा था। और अनंत सिंह की ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। ये कहानी इसलिए अलग है क्योंकि इसमें अदालतें हैं, चुनाव है, आरोप हैं, राहत है, गैंगवार है, राजनीतिक दोस्तियां हैं, दुश्मनियां हैं और एक ऐसा जनाधार भी है जिसने हर विवाद के बावजूद अनंत सिंह को बार बार विधानसभा तक पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात, अनंत सिंह अपराध की दुनिया का पहला ऐसा आदमी है जो राजनीतिक संरक्षण में अभी पूरे ठाट बाट के साथ, गाजे बाजे के साथ अपना भौकाल, अपना दमखम रखता है। अनंत सिंह पहले ऐसे बाहुबली हैं जिनके जेल जाते समय चमचमाती वाइट शूट और वाइट शूज के साथ उनका पंखा भी जेल जाता है। हाँ, ये बात सच है कि बिहार में आज भी बहुतों के लिए अनंत सिंह छोटे सरकार हैं, जबकि आलोचकों के लिए बिहार की उस राजनीति का प्रतीक जहां बाहुबल और जनाधार लंबे समय से साथ साथ चल रहे हैं या लंबे समय तक साथ साथ चलते रहे। ये कारण है कि अनंत सिंह का नाम आज भी बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित, सबसे विवादित, सबसे प्रभावशाली नेताओं में लिया जाता है। तो आज के दबंग डायरी के इस एपिसोड में इतना ही। ऐसी तमाम कहानियों और ऐसे तमाम किस्सों के लिए आप देखते रहिए राष्ट्रवाणी। जय हिंद।